हेलो, आवाज आ रही है? माइक हेलो। हाँ, चलिए बच्चों लोग, तो अब हम लोग कौन सा सवाल बना रहे हैं? मॉडर्न फिजिक्स का ही अगला पार्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो है रिलेटेड, नील बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उससे बनाते हैं। तो देखो, पहला पहला सवाल पहला सवाल क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन? के लिए कौन कौन सा बात सही है बताना है। पहला पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका? बाल्मर सीरीज का। बाल्मर में कहाँ आता है? N2 पे आता है। कहीं से भी आता है, लेकिन कहाँ पे आता है? 2 पे आता है। तो N1 जो बराबर रहता है वो 2 के रहता है। और इंफिनिटी से भी आएगा तो वेवलेंथ क्या होगा? सबसे छोटा, एनर्जी सबसे बड़ा। और जस्ट ऊपर से आएगा तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा और रेडियस सबसे छोटा। तो एक 3 से 2 लेना और एक इंफिनिटी से 2 लेना है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं 1 बाय लैम्डा बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय n1। तो ये तो 1 बाय 4 ही आएगा। n1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 1 बाय 4। एक में क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी से आएगा तो लैम्डा क्या रहेगा? मिनिमम। फिर लैम्डा मैक्सिमम आएगा, वो कहां से रहेगा? रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय 4 माइनस 1 बाय जस्ट ऊपर से, तो क्या होगा? 9। तो ये कितना जाएगा? 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 5। तो 1 बाय लैम्डा मैक्स कितना आ गया? 5 बाय 36। और एक क्या है? 1 बाय 4। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिनिमम ये आएगा 1 बाय 4 इंटू 36 बाय 5। 4 कितना जा? 9 जा, तो कितना आया? 9 बाय 5। तो पहला वाला बात क्या है? सही है। पहला वाला बात क्या है? सही है। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला है? द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, सॉरी, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पाश्चन सीरीज। कि बाल्मर और पाश्चन सीरीज के वेवलेंथ में ओवरलैप है बोल रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हाईएस्ट और लोएस्ट वाला वो निकाल लेते हैं। वैसे ही उसके लिए हाईएस्ट और लोएस्ट वाला निकाल लेते हैं एनर्जी। अब दोनों का अगर ओवरलैपिंग हो रहा होगा तो वो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। रेंज निकाल लेते हैं, दोनों क्या निकालते हैं? रेंज। तो वेवलेंथ का रेंजेस निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो अगर अच्छा फ्रीक्वेंसी का रेंज निकालूंगा तो भी तो काम हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे निकाल लेता हूँ। देखो, डेल्टा ई तो किसके लिए बोला है? पहला बाल्मर और पाश्चन सीरीज है ना, लाइमन बाल्मर पाश्चन। मतलब एक में 3 पे आता है, एक में 2 पे आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? डेल्टा ई निकाल लेते हैं जब इन्फिनिटी से आता है, बड़ा एनर्जी वाला, है ना। तो क्या होगा? ई जीरो जेड स्क्वायर 1 बाय, ये बाल्मर के लिए निकाल रहा हूं, तो 1 बाय 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बाय 4। ठीक, ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा? ई जीरो जेड स्क्वायर 5 बाय 36, अभी जो निकाला था। क्या हो जाएगा? 5 बाय 36। तो इसका रेंज आ गया। अब ये किस सीरीज के लिए हो गया? बाल्मर। अब दूसरा पाश्चन के लिए निकाल लेते हैं। पाश्चन में 3 पे आता है, तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगा? जब इंफिनिटी से 3 पे आए। तो क्या लिखेंगे? ई जीरो जेड स्क्वायर 1 बाय 9। और ई मिनिमम कितना लिखेंगे? ई जीरो जेड स्क्वायर 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 144, सॉरी 147, ऊपर 7 ना, वही तो 144 और 7 आ गया। पक्का? तो बच्चों, इसका जो मिनिमम है इसके मिनिमम से भी छोटा आ रहा है, और इसका जो मैक्सिमम है वो भी इसके मिनिमम से छोटा आ रहा है। भाई 1/9 छोटा हो गया ना, 5/36 से। तो उसका रेंज अलग, इसका रेंज अलग। भाई तो इसका मैक्सिमम भी इसके मिनिमम से छोटा आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो अपन क्या बोल सकते हैं? बाहर। तो दोनों रेंज में नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या है? ओवरलैप होता है बोल रहा है। ये ऑप्शन गलत है। ठीक, अगला, द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1 प्लस 1 बाय m स्क्वायर लैम्डा जीरो, वेयर लैम्डा जीरो इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और m क्या है? इंटीजर है। निकाल के देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा जीरो बोला है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पहले लैम्डा जीरो का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? 1 बाय लैम्डा जीरो बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट, z का स्क्वायर तो 1 रहता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब जस्ट ऊपर से आ रहा है। और कौन सा सीरीज बोला है? लाइमन। तो 1 बाई n, सॉरी, हाँ एनर्जी मैक्सिमम, तो एनर्जी मैक्स इन्फिनिटी से, कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया? 1 बाय लैम्डा जीरो, ये लिख सकते हैं। तो अब सीरीज लिखते हैं। तो किसी भी n के लिए कैसे लिखेंगे? सपोज n फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कोई सी भी सीरीज लिख रहे हैं।
तो n के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे ना, 1/λ बराबर 1/λ0, रिडबर्ग कांस्टेंट ऐसा लिखे, 1/1 माइनस 1/n का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 1/λ बराबर 1/λ0, n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो अब हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो यहां पर लैम्डा बराबर क्या हो जा रहा है, लैम्डा बराबर जा रहा है λ0 n स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई वैल्यू। ठीक, अब इसको नीचे भेज देते हैं, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा λ0 1 बाय, ये नीचे चले जाएगा, 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ये n अपना होल नंबर है, तो ये 1/n तो फ्रैक्शन में आना है, क्या में आना है, फ्रैक्शन में। तो क्या ये बात सही है, ये तो इस फॉर्म में बोल दिया ना, किस फॉर्म में बोल दिया है, 1 प्लस 1/m स्क्वायर, तो ये तो नहीं आ रहा है, आ रही बात समझ में, तो ये क्या हो गया, गलत। ठीक, अगला, द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बाल्मर डू नॉट ओवरलैप, क्या बोला है, द वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर डू नॉट ओवरलैप, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते, ये बोला है। तो सेम जो सीरीज चेक की अपन, जैसे सीरीज चेक के बाल्मर का तो लिख के ही रखे थे, लाइमन का और एक्स्ट्रा लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहीं लिख के रखे थे ना, यहीं बाल्मर का लिखे थे, अब नीचे क्या का लिख देते हैं, लाइमन का। तो लाइमन का ई मैक्सिमम क्या होगा, E0 Z स्क्वायर, और मिनिमम कितना होगा, E0 Z स्क्वायर 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा, 3/4 E0 Z स्क्वायर, तो 1 होगा। तो देखो ये E0 Z के 3/4 तक आ रहा है, ये कहां से कहां तक जा रहा है, बाय 4 से, तो बीच में 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, 1/4 से आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं मिनिमम से 1/4 से छोटा आ रहा है ना, ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये भी इससे भी छोटा हो गया ना, इसके जो वो है मैक्सिमम से भी छोटा हो गया, और मिनिमम से तो पार ही जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये भी गलत, ये भी इसके रेंज में बैठ नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन डज नॉट ओवरलैप, तो ये बात सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए और डी। क्लियर बात, बढ़ाए आगे, चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी, वाह, क्या दे दिया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है, और वेयर f इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द एनर्जीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग बोर मॉडल। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, बोर मॉडल। बोर मॉडल में कैसे निकालते थे एनर्जी, वही एक तो पोटेंशियल और काइनेटिक Q1 Q2 बाय आर वाला, और mg वही mv स्क्वायर बाय आर वाला, है ना। if the radius of the particle's orbit is denoted by r and its speed energy are denoted by v and e respectively, then for the nth orbit क्या होगा, अपने को निकालना है, nth orbit के लिए क्या होगा, ये चीज अपने को निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर क्या दिया है, एफ आर, पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया एज अ फंक्शन ऑफ आर। तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो बच्चों इसको क्या करता हूं, डी यू बाय डी आर, तो क्या आया, माइनस एफ नहीं, एफ बचेगा, बस उसका नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, फोर्स। तो एफ बराबर तो आ गया अपना एक चीज, क्या, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये चीज समझ में आई कि नहीं, एफ बराबर क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है। दूसरा बोर मॉडल क्या बोलता है, एम वी आर बराबर एन एच बाय 2 पाई। ठीक है, तो यहां से हम लोग को आर और वी किसके प्रोपोर्शनल है निकालना है, पहला बात। तो आर और वी ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सपोज मेरे को आर निकालना है, तो आर की जगह क्या डाल सकता हूं, देखो एन एच बाय 2 पाई एम वी, ये डाल सकता हूं, यहां पर नीचे आर की जगह रख दिया। ठीक, तो यहां से एफ बराबर क्या आया, एम वी स्क्वायर बाय आर, और आर की जगह क्या लिखेंगे, एन एच बाय 2 पाई ऊपर चले जाएगा, एम भी ऊपर चले जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा, ये क्यूब, वी का क्या आ जाएगा क्यूब। कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो अब यहां से हमको v निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, एफ एन एच बाय 2 पाई एम स्क्वायर का होल पावर क्या 1/3, सॉरी 1/3, स्क्वायर रूट है क्यूब रूट 1/3 आ जाएगा। और n का वैल्यू क्या रहे हैं, n का वैल्यू भी 1/3। तो वेलोसिटी n के कैसे प्रोपोर्शनल है,
1/3, तो वेलोसिटी एन के कैसे प्रोपोर्शनल है 1/3। और आर कैसे प्रोपोर्शनल होगा, हम यहाँ पर आर की जगह वी का वैल्यू डाल दो और क्या निकल जाएगा आर, तो वी क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। वी कितना हो जाएगा 2/3, ये एन है ना पहले से, वी प्रोपोर्शनल किसके आया 1/3, तो -1/3, तो 1 - 1/3 2/3 बचेगा, तो आर का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, उसके बाद हमको क्या बोला है एनर्जी क्या होगा निकालो, क्या बोला है एनर्जी, टोटल एनर्जी, ई मतलब क्या है टोटल एनर्जी। तो बच्चों टोटल एनर्जी निकालने का क्या फंडा था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो दे दिया है एफ आर, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये माइनस एफ आर है, नहीं प्लस एफ आर ही दे दिया ना, प्लस एफ आर लेंगे, अभी दिया प्लस है तो प्लस लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्लस एफ आर, काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एफ आर लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, नहीं साइन को तो नहीं, काइनेटिक तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, काइनेटिक हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, और पोटेंशियल का क्या रहता है आधा, समझ में आया? तो कितना आ गया बच्चों 3/2 एफ आर, आर का वैल्यू अब निकालना पड़ेगा हमको उधर से, तो क्या करते हैं आर का वैल्यू इधर से उठा लेते हैं, तो देखो आर बराबर क्या होगा NH बाय, एक काम करते हैं यहां अपने को क्या नहीं चाहिए वी नहीं चाहिए, तो यहां से वी नहीं उठा सकते, वी क्या आएगा देखो NH बाय 2πmr आएगा, NH बाय 2πmr, उसको यहां रख देते हैं, तो देखो F बराबर क्या आएगा m v स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, तो आया m v स्क्वायर बाय एक और r, तो r क्या हो जाएगा यहाँ क्यूब, r क्या आ जाएगा एक जन क्यूब, तो r को इधर ले जाते हैं f को उधर ले जाते हैं, तो r क्यूब इधर आया f इधर आएगा, तो क्या हो गया एक m से m कट गया, तो n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m और f, ये आ गया, ये हटा तो ऊपर क्या लग गया 3, 1/3 2/3 बार बार बोलिए, तो क्या आ गया 1/3। अब इस r को अपने को क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है यहां पर, तो 3/2 f इंटू, याद रखना क्या रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर mf, 4π स्क्वायर mf होल का पावर 1/3, तो वहां से अब देख लो बच्चों, वो f को अंदर भेज के स्क्वायर कर दिया है, तो ये 1/3 वाला आ रहा है, तो 2 नहीं आ रहा है ना सामने, 3/2 आ रहा है, तो ऑप्शन सी क्लियर है, बात समझ में आई, तो वाला हो गया ऑप्शन 3। बड़े सवाल में क्या दिया बच्चों, एक फ्री हाइड्रोजन एटम है आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम 1 to 4, ठीक, तो अपन क्या लिख सकते हैं एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब किया hc बाय लैम्डा ए, और कहां चले गया 1 से 4, तो एनर्जी का चेंज कितना होगा 1/1 का स्क्वायर -1/16 इतना आया होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या दिया है इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n बराबर m, तो क्या करता है जो आपका हायर एनर्जी लेवल पे था 4 पे, उससे जंप करके लोअर एनर्जी पे आ जाता है, तो 3 2 1 किसी पे भी आ सकता है, और एनर्जी रिलीज करता है जिसका वेवलेंथ कितना है करस्पॉन्डिंग लैम्डा ए, तो अपन क्या लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा ई बराबर E0, अब जंप करके आ गया तो आएगा कहां पर n स्क्वायर पे, आएगा कहां पे n स्क्वायर पे, माइनस कहां से आया है 1/16, हमको निकालना है क्या लैम्डा ए बाय लैम्डा बी, दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड, दोनों क्या कर देते हैं डिवाइड, एच सी कट गया E0 कट गया, तो ये ऊपर आ जाएगा लैम्डा ई बाय लैम्डा, नहीं एच सी बाय लैम्डा ई निकालने से पहले तो हम लोग को पहले वैल्यू चाहिए होगा किसका किसका वैल्यू E0 का, नहीं डिवाइड कर देंगे तो भी n का वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो भी n का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा ए बाय लैम्डा बी दे दिया है, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो लैम्डा ई बाय लैम्डा ए बराबर क्या आ गया 15/16, और 1/n स्क्वायर -1/16, तो लैम्डा ए बाय लैम्डा ई 1/5 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, अब 5 बराबर 15/16 और n स्क्वायर 1/n स्क्वायर -1/16, 5 कितना जा 3 जा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर -1/16 बराबर 3/16, तो n स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4/16,
16, तो 4 जा गया तो n स्क्वायर, 1/n² है, सॉरी 1/n² है, तो 1/n² बराबर गया 1/4, तो n का वैल्यू कितना आ गया 2, तो जम करके कहाँ गया ये 2। फिर हमको चाहिए क्या, हमको लैम्डा ई का वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा ई का वैल्यू क्या है, सेकंड इक्वेशन इसमें डाल देंगे और लैम्डा ई का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट तो क्या हो गया सही, तो एच सी बाय लैम्डा ई, ये आया था E0, हाइड्रोजन है तो Z का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/16, तो इधर आ जाएगा 16/3, जब इधर आएगा तो क्या होगा 16/3, E0 भी कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या रहेगा HC, तो HC को क्या ले लो 1242 लेने बोला है, ये बराबर आ जाएगा लैम्डा ई। ठीक, और E0 का वैल्यू क्या लेंगे 13.6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों 487, इसके आसपास आ रहा है, तो अपने को कितना दिया था क्वेश्चन में 418, तो ये बात क्या है गलत। फिर ये निकालना है, तो आपको पता है भाई लैम्डा बराबर क्या होता है h/p, मोमेंटम निकालना है, तो p किसके प्रोपोर्शनल है, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, तो pa/p लैम्डा e बाय लैम्डा e के प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या हो जाएगा लैम्डा e बाय लैम्डा e कितना है 1/5, तो ये भी कितना आएगा 1/5, तो ये 1/2 गलत दिया है। ठीक, फिर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है n और m में, n बराबर 1 में, अच्छा n बराबर m और n बराबर 1 में पूछा है, m क्या था 2, m कितना था 2। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग जानते हैं बच्चों किसके प्रोपोर्शनल रहता है z² बाय n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो k1 बाय k2 क्या आ जाएगा n2² बाय n1², तो k1 बाय k2 आ जाएगा, रेशियो निकालना था पहले m पे, m का वैल्यू 2 था तो नीचे क्या आएगा 4, और ऊपर क्या आ जाएगा 1, तो क्या आया 1/4, तो चौथा ऑप्शन क्या है सही। बढ़े आगे, अगला सवाल, कंसिडर अ हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम, हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम विथ एटॉमिक नंबर Z विथ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर Z है और आयोनाइज्ड है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, यानी बोर मॉडल लगा सकते हैं। इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एटम द फोटोन एमिटेड in the N2 to N1 transition has energy इतना higher than the photon emitted in N3 to N2। ठीक, N3 से N2 में जो एनर्जी है उतना हायर है, और द आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13 वही E0 का वैल्यू के लिए दिया है, हमको क्या निकालना है Z का वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, तो क्या आएगा 2 से 1 कैसे लिखेंगे E0 Z², 2 से 1 तो 1/4 माइनस, पहले क्या लिखते हैं छोटा लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/4। ठीक, तो द फोटोन एमिटेड इन ए ट्रांजिशन हैज एनर्जी इतना हायर देन इतना, तो इक्वल टू 74.8, 74.8 प्लस जो 3 से 2 में ट्रांजिशन में निकला है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे प्लस E0 Z², 3 से 2 ट्रांजिशन में कितना होगा 1/4 माइनस 1/9 ये होगा। ठीक है, अब E0 Z² वाले को सबको एक तरफ ले आते हैं, तो E0 Z² कॉमन आ गया, ये क्या बचेगा अंदर 3/4 माइनस 5/36, 5/36 बराबर कितना चल रहा है 74.8, ये E0 को इधर से हटा के नीचे लिख देते हैं 13.6, 4 जा 5 जा कुछ जा रहा है 8 जा नहीं भाई ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो Z² यहाँ क्या आएगा 36 है, कितना आएगा 36 ही आएगा, 4 कितना था 36, 9, 9 3 जा 27 माइनस 5 कितना आ गया 27 माइनस 22, तो Z² वैल्यू क्या आएगा 36/22 इंटू 74.8 बाय 13.6, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अब अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो 11 से जा रहा है ये दोनों, 11 2 जा, ये 11 से जा रहा है, 11 6 जा 66, 8 बचा, 11 8 जा, तो कितना आ गया 6.8। ठीक, 6.8 2 जा रहा है, ये 2 जा से जा रहा है ना, और ये कितना जा रहा है 16, तो Z का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 4, Z का वैल्यू क्या आ गया 4। क्लियर है।
तो इसका आंसर क्या होगा? 4। समझ में आया? पक्का? बढ़े आगे। कैसे? 4 से 36? अच्छा 4 नाइन्स, 4 नाइन्स, सॉरी, कोई बात नहीं, 4 नाइन्स। तो जेड स्क्वायर 9 आया, जेड का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। घबराइए मत, घबराइए मत, ठीक है? कैलकुलेशन जेड का 4 बाई 30, 36/4 9 होता है, ठीक है? आगे बढ़े। अगला, an electron in an hydrogen atom undergoes a transition from an orbit with quantum number ni, ठीक, to another with quantum number nf. vi and vf are the respectively initial and final potential energy of the electron, final potential energy of the electron. The smallest possible nf is, क्या बोला है? The smallest possible nf is final, ठीक। तो ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? क्वांटम नंबर ni से n फाइनल तक हो रहा है। और vi और vf आर रेस्पेक्टिवली द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिख लेते हैं। u का इक्वेशन क्या था? -2e0 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये था। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो क्या लिख सकते हैं इसको? -2e0 बाय n स्क्वायर लिख सकते हैं। z का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, ठीक। अब दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड। दोनों क्या करते हैं? डिवाइड। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो u1 बाई u2 क्या आएगा? n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको इधर ले जाते हैं बच्चों, तो क्या होगा? अंडर रूट ले लेते हैं इसका। क्या ले लेते हैं इसका? अंडर रूट। तो n2 बाय n1 बराबर कितना आएगा? 6.25 का अंडर रूट, है ना? वी फाइनल क्या दिया है? 6.52 का अंडर रूट। तो 6.52 को क्या लिख सकते हैं? 625, है ना? तो इसको लिखेंगे 25/100। क्या लिखेंगे? 25/100। 25/100 बराबर आएगा तो 5/10 लिखेंगे। तो ये कितना आ गया? हाँ, 25/10, 25/10 है, तो क्या आएगा? 25/10 आया, ठीक है? तो ये लिखेंगे तो कितना आएगा ये? तो 5/2। तो इसको उल्टा कर देते हैं बच्चों। n इनिशियल बाय n फाइनल कितना आएगा? ठीक, 2/5। अब 2/5 को कैसे स्प्लिट करें? स्मॉलेस्ट वैल्यू देना है तो उससे प्रोपोर्शनल। तो क्या ले लेंगे? 5 ही ले लेंगे स्मॉलेस्ट। तो इसके ऑर्डर में तो कुछ भी हो सकता है। 5 10 तो ऊपर वाला 4 तो नीचे वाला 10 तो 6 तो 15। तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो क्या ले लेंगे? 5। क्लियर बात? समझ में आई? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। Highly excited state for hydrogen like atom, also called Rydberg states, with nuclear charge Ze are defined by principal quantum number n. n is very very greater than 1. Which of the following statement is are true? ठीक। Relative change in radius of consecutive orbital does not depend on z. तो पहले तो सबसे पहले एनर्जी का इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों, है ना? रिलेटिव चेंज रेडियस का इक्वेशन लिखते हैं। r बराबर क्या होता है? r0 n स्क्वायर बाय z, ये होता है। रिलेटिव चेंज मतलब क्या आएगा? रिलेटिव चेंज किसके हिसाब से? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? न्यूक्लियर चार्ज क्या चेंज करें अपन? कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स, 2 कंसेक्यूटिव, यानी 1 से 2 जा रहे हैं, ऐसा डेल्टा n। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार। तो क्या आएगा? r का क्या होगा? डेल्टा r बराबर r0 2n डेल्टा n बाय z। क्या होगा? 2n डेल्टा n बाय z। ये समझ में आया कि नहीं है? तो ये आ गया चेंज। ये क्या आ गया? चेंज। रिलेटिव चेंज क्या होगा? डेल्टा आर बाय आर होगा। रिलेटिव चेंज क्या होगा? डेल्टा आर बाय आर। तो ये दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट ले लो और ये सेकंड ले लो। तो ये z से z क्या होगा? कैंसिल। z से z क्या हो जाएगा? कैंसिल। और बचेगा क्या? r0 से r0 कैंसिल, z से z कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल। तो 2 डेल्टा n बाय n बचा। क्या बचा? 2 डेल्टा n बाय n, ठीक। तो डेल्टा n को तो 1 ले लेंगे, एक ऑर्बिट का चेंज।
डेल्टा एन का वैल्यू क्या ले लेंगे 1, नेक्स्ट ऑर्बिट मतलब 1, तो यहां पर डेल्टा आर बाय आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया एन, रिलेटिव चेंज इन रेडियस। तो डज नॉट डिपेंड ऑन जेड बोला है, तो ये बात क्या है, ये बात तो सही है। रिलेटिव चेंज इन रेडियस ऑफ टू कंजर्वेटिव वेरीज एज 1 बाई एन, ये भी बात सही है। रिलेटिव चेंज इन एनर्जी 1 बाई एन क्यूब। तो अब जैसे आर का लिखे हैं वैसे किसका लिखेंगे, एनर्जी का लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ई बराबर क्या होता है बच्चों, ई जीरो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, हाँ आ जाएगा क्यूब, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं कटेगा भी तो, कटेगा भी तो, एन स्क्वायर से कटेगा भी तो, एन एन ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों एन, अभी से पता चल जा रहा है। देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा डीई बराबर ई जीरो जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर का क्या होगा डेल्टा एन बाय एन क्यूब, ये लिख सकते हैं डेल्टा एन बाय एन क्यूब, माइनस आएगा उससे मतलब नहीं। तो डेल्टा ई बाय क्या करते हैं ई, डेल्टा ई बाय क्या करते हैं ई, तो क्या आएगा डीई बाय ई जीरो जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कट गया, एक एन स्क्वायर से ये एन पूरा कट गया, तो ये नीचे क्या आएगा डेल्टा एन बाय एन, क्या आएगा बच्चों डेल्टा एन बाय एन, तो ये भी डेल्टा एन का वैल्यू तो 1 लेंगे, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया एन, तो ये बात गलत है। ये रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटा, अब एल बराबर लेते हैं एम वी आर, ठीक एन एच बाय, ये तो डेल्टा एन निकालना है ना, तो एल बराबर क्या होता है एन एच बाय 2 पाई, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा एल बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं डिवाइड, तो डेल्टा एल बाय एल क्या आएगा 2 पाई एच, एच कट गया है ना, डेल्टा एन ऊपर रहेगा और 2 भी ऊपर रहेगा और एन नीचे रहेगा, तो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो ये बात क्या है सही, तो ए बी डी, क्लियर है बात, बढ़िया आगे। नेक्स्ट अगला सवाल बच्चों, अ हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इरेडिएटेड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 970 एंगस्ट्रॉम, फिर क्या बोला टेकिंग एच सी बाई ई बराबर ये ना एच सी बाई ई का वैल्यू ना ओरिजिनल क्वेश्चन में गलत दे दिया था, जब आईआईटी में पूछा गया था तो ये पेपर में एच सी बाई ई का वैल्यू क्या दे दिया था गलत, अभी अपन सही लेके सॉल्व करेंगे। एच सी बाई एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6, नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम, तो कहां तक गया ये निकालना पड़ेगा भाई, जहां तक गया उसके बाद तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन गिनने का अपने को फॉर्मूला पता है, ठीक है एन इंटू एन प्लस 1/2, 1 पे आ रहा है तब तक, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पे था 1 से ही जा रहा है तो 1 तक आ सकता है, तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं कौन से एनर्जी लेवल क्या निकालते हैं, तो 970, तो क्या लिखेंगे 1 2 4, अच्छा 1 2 3 7 लेने बोला है, क्या लेने बोला है बच्चों 1 2 3 7 0 एंगस्ट्रॉम लेंगे, 1 2 3 7 0 एंगस्ट्रॉम में लेंगे, नीचे क्या डालेंगे 970, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, बराबर ई जीरो 13.6, हाइड्रोजन है जेड का स्क्वायर 1, 1/1 -1 बाय एन स्क्वायर, ये आएगा। तो अपन क्या करते हैं इसको इधर भेज देते हैं, 13.6 को नीचे भेज देते हैं, तो ये क्या आ गया 13.6, अब देखो कट रहा है क्या 0 से 0 कट गया, 9 से जा रहा है 27 से जा रहा है, लगभग ले जाना पड़ेगा 1 2 3 7 डिवाइडेड बाय 97, 1 जा 97, तो कितना बचा 6 और 11 हुआ तो 2, उतरेगा कितना 7, 3 जा रहा है नहीं बड़ा हो जाएगा, तो किससे भेजना पड़ेगा 2 से, है ना, तो 97 2 जा कितना होगा 194, 194, तो कितना बचेगा 3, ये 16 हुआ तो कितना हुआ 7, तो कितना बचा 73, अब पॉइंट लगा दिए 0, अब 6 जा से जा रहा है क्या 7 जा से, लगभग 7 जा 8 जा कितने जाएगा 7 जा से जा रहा है शायद, 97 7 जा 7 7 जा 9, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, तो 6 7 9, ठीक है, तो 12 पॉइंट कितना लिखे अपन 7, ये आ गया 12.7, तो ऊपर लिखते हैं 12.7 बाय 13.6, ठीक है, ये बराबर है 1 - 1 बाय एन स्क्वायर, तो 1 बाय एन स्क्वायर को इधर ले आते हैं और 1 माइनस 12.7 बाय 13.6 को इधर लिख लेते हैं, तो 13.6 माइनस 12 वो कितना आ जाएगा लगभग 0.9,
0.9 लगभग कितना आ जाएगा 0.9 बाय 13.6। ठीक, तो अपने को तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए ना। ठीक, तो 0.9 से जाएगा बच्चों, ये छोटा वैल्यू ना 0.9 से जाएगा तो ये 16 तक पहुंच जाएगा लगभग, ऐसा बोल सकते हैं ना 16। तो एन का वैल्यू कितना होना चाहिए 4। एन का वैल्यू कितना होना चाहिए 4। तो 4 पे है, कहां पे है 4 पे, तो 4 पे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 4C2 कितना 6। देखो आंसर सही है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे 6। क्लियर है बच्चों। तो इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू तो होल नंबर आना ही है ना, तो आसपास का देखना है। इसको 12 लिख के 3 मत बोल देना, 3 3 9 है ना, करीब किसके है 4 के ज्यादा करीब है ना, अगर अंडर रूट इसका लेंगे तो भी ठीक है। ये 15 के करीब कुछ आ जाएगा, 15 का अंडर रूट लेंगे लगभग 16 के करीब है, ज्यादा है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 4.5 A0। तो रेडियस किसी ऑर्बिट में क्या दे दिया बच्चों 4.5 A0, और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, वेर A0 इज द बोर रेडियस। बहुत बढ़िया बात है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर की जगह A0 n स्क्वायर बाय z, ये बराबर कितना आ गया 4.5 A0। तो A0 से A0 कैंसिल हो गया, हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू क्या लेंगे, तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4.5 विच इज 9/2। तो लगभग कितना आ जाएगा 3/√2, √2 1.414। n का वैल्यू तो ऑड नहीं हो सकता। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना दिया 3h/2π, तो n का वैल्यू 3 तो है, n का वैल्यू क्या है यहाँ से 3। It is given that h is the Planck constant and r is the Rydberg constant. The possible wavelength when the atom de-excites is, when the atom de-excites is, तो कौन से ऑर्बिट में बच्चों हैं थर्ड में, कौन से ऑर्बिट, हाँ अरे हाइड्रोजन नहीं बोला है, क्या बोला है हाइड्रोजन लाइक, क्या लिखा है हाइड्रोजन लाइक, तो यहाँ z का वैल्यू निकालना पड़ेगा बच्चों। तो n बराबर कितना आया है 3, तो n बाय यहाँ के लिखेंगे z, क्या लिखेंगे z, तो यहाँ से z बराबर क्या आएगा n स्क्वायर बाय 9/2। तो ये कितना आ जाएगा z का वैल्यू 2। तो हाइड्रोजन लाइक एटम वो क्या है 2। अब अपने को क्या बोला है, अब वो डी एक्साइट होके आ रहा है, कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, और r क्या दिया हुआ है रिडबर्ग कांस्टेंट, और h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, तो अपने को उसके टर्म्स में निकालना है। चलिए तो देखते हैं। अच्छा कहाँ पे है 4, कहाँ पे एनर्जी 3 पे, कहाँ पे 3, तो पॉसिबल क्या है 3 से 2 और 3 से 1, तो 2 वेवलेंथ पॉसिबल है, 3 से 2 और 3 से 1। तो क्या लिखते हैं वेवलेंथ एच सी बाय लैम्डा बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट, और इधर क्या आएगा 1 बाय कहाँ आ रहा है 2, 1/4 -1/9। ठीक है, और z स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा 2 डाल देंगे, z स्क्वायर का वैल्यू क्या डालेंगे 2। तो क्या आया एच सी बाय लैम्डा बराबर 4 आएगा, ये कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4r, और अंदर क्या आएगा 9 5 36, और ऊपर 5 5 कितना आ जाएगा 9 सा, क्या बोल रहे हो, अच्छा रिडबर्ग कांस्टेंट ले लिए तो क्या नहीं आएगा एच सी, रिडबर्ग कांस्टेंट ले लिए तो क्या आएगा 1 बाय लैम्डा। ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा बराबर क्या आ गया इतना आ गया, अब 9 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा इधर आके 9r बाय 5 है ना, 5r 9/5r, ये आ गया आपका लैम्डा का वैल्यू। तो 9/5r ये पॉसिबल है, क्या ये अकेला आंसर है, और भी हो सकता है। अब क्या लिख सकते हैं 3 से 1, तो 3 से 1 के लिए कितना होगा 1 बाय लैम्डा बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 4, 1/1 -1/9, तो कितना हो जाएगा 8/9 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 8/9, तो 8 ऊपर आएगा बाय 9, तो 1 बाय लैम्डा बराबर 4r इंटू 8/9, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा 9/32r, एक वैल्यू ये आ गया 9/32r है, ये है, तो ऑप्शन क्या होगा ए और सी। समझ में बात, सिंपल।
रिडबर्ग कांस्टेंट ले लिया तो HC लिखने का जरूरत नहीं। आगे बढ़े अगला। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ अ सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम कितना होगा। ठीक, तो ये E0 का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है रिलेशनशिप। तो क्या निकालते हैं 6561, क्या दिया है 6561, तो यूज करते हैं बच्चों HC बाय कितना 6561 एंगस्ट्रॉम में दिया है, अभी वैसे ही लेके चलते हैं। बराबर क्या हो जाएगा E0 का वैल्यू हमको पता नहीं। ठीक, E0 क्या, इसको 1 बाय कर दो और इसको HC भी कर दो। E0 बाय HC का ही वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। हाइड्रोजन है, बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन का बोला है तो Z का वैल्यू क्या लेंगे 1। और क्या बोला है द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कब होता है बाल्मर का, बाल्मर में 2 से ऊपर वाला 3 होता है, 3 से 2 पहला होता है, 4 से 2 सेकंड होता है। तो कौन सा लेंगे इसमें 4 से 2, तो 1/4 फर्स्ट कहां दिया है 4 दिया है क्या, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, अरे सॉरी सेकंड लाइन का ऊपर क्या दिया है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो कहां जाएगा 3 से 2, 3 से 2 कितना होगा 3 से 2 होगा 1/4 माइनस 1/9, ये समझ में आया? ठीक, तो यहां से E0 बाय HC का वैल्यू आ गया। E0 बाय HC है कितना, इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4/36, तो 36 ऊपर चले जाएगा 36/4, ये इधर आया और नीचे क्या आएगा 6561। ठीक है 9 5 तो कितना आएगा 5, तो 36/5 इंटू 6561, ये आ गया E0 बाय HC का वैल्यू। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं, किसके लिए वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, किसका हीलियम, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन और हीलियम का, और कौन सा सीरीज बाल्मर, तो सेकंड मतलब 4 से 2, सेकंड मतलब 4 से 2, तो क्या आएगा 1 बाय लैम्डा जो कि हमको पता नहीं है। E0 बाय HC का वैल्यू तो डाल देंगे कितना 36/5 इंटू 6561 इंटू Z का स्क्वायर अब कितना हो जाएगा हीलियम है तो 4। ठीक, ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, तो आया 1 बाय लैम्डा बराबर 36 इंटू 4/5 इंटू 6561 इंटू एलसीएम आ जाएगा 16 और ऊपर 3। ठीक, ये आ गया। अब इसको अपने को क्या करना है अपोजिट करके वो करना है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 6561 बाय 36 इंटू 4 इंटू 3, बताइए कितना आ रहा है 1215, तो अब कितना होगा वेवलेंथ 1215। ठीक है, ठीक है बच्चों समझ में आया वाला क्वेश्चन 1215 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट बना है अगला, द की फीचर ऑफ बोर थ्योरी। ठीक है, बोर थ्योरी का की फीचर क्या है, एटम इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन। तो जो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज रहता है NH/2π। We will extend this to general rotation motion to find quantized rotation energy of a diatomic molecule. Of a diatomic molecule, assuming it to be rigid, the rule to be applied in Bohr quantization condition. ठीक है, अब क्या बोला है the diatomic molecule has moment of inertia I. By Bohr quantization condition, its rotational energy in nth level क्या होगा, होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और उसका जो भी ओमेगा होगा, उसका जो भी ओमेगा होगा। एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा लिख सकता हूं। बोर मॉडल के हिसाब से ये किसके बराबर होगा NH/2π, तो यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा NH/2πi। है की बात समझ में, अब इसको कहां डाल देंगे वहां, तो क्या आ जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर, एक आई से एक आई कट गया, क्या आ रहा है 4 2 8 हो गया, तो नीचे तो 8 आ रहा है, n का लेकिन क्या है स्क्वायर, n का स्क्वायर वाला ऑप्शन डी ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या सही है डी, सिंपल है, बात समझ जाएगी। बढ़े आगे, तो क्या करेंगे देखो चेंज इन एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला टर्म है वही आएगा क्या h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई, ये हो जाएगा
2 से 1 मतलब 4 - 1 तो 3 आ जाएगा यहाँ। तो क्या लिखेंगे डेल्टा ई यानी h इंटू म्यू बराबर 3h² बाय 8 पाई² आई। ठीक है, तो यहां से i बराबर आ जाएगा 3h बाय एक h से एक h कट गया 8 पाई² म्यू। तो 3 इंटू h का वैल्यू दिया 2 पाई इंटू 10 का पावर -34 बाय 8 इंटू पाई इंटू पाई² पाई इंटू पाई लिखे फ्रीक्वेंसी क्योंकि दिया है 4 बाय पाई इंटू 10 का पावर 11। ठीक है, तो देखो पाई से एक पाई कट गया 2 कितना जगह गया 4 जा एक पाई से ये वाला पाई कट गया 3/16 इंटू 10 का पावर -45। तो इसको 46 कर दो, इसको क्या कर दो 30। तो डबल से जस्ट छोटा 1.87। ठीक है, क्या गया 1.87। ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस बराबर फोटोन होता है ना, फोटोन की एनर्जी, दो की एनर्जी थोड़ी फोटोन की, 2 से इंफिनिटी पे जाता तो या इंफिनिटी से 2 पे आता तब ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला सवाल, इन अ CO मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन C एंड O ये निकालना है बच्चों। अच्छा दे दिया है, अच्छा नहीं निकालना है, इज क्लोज टू निकाल लेंगे। आई का वैल्यू कितना आया है पिछले बार 1.87 इंटू 10 का पावर 46 ये आया है। ठीक बच्चों, ये C और O के बीच में बॉन्ड दे दिया है, तो ऐसा में क्या करते हैं CO दोनों घूम रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लेते हैं। तो हम लोग जो I है I उसको μr² लिख सकते नहीं लिख सकते, रेड्यूस्ड मास इंटू r², mr²। I बराबर mr² लेकिन रेड्यूस्ड मास ले सकते हैं क्योंकि दोनों मास दिया है ना। तो अपन क्या करते हैं रेड्यूस्ड मास निकालते हैं, म्यू का वैल्यू क्या होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। तो 12 इंटू 16 बाय 12 प्लस 16 कितना आ जाएगा 12 प्लस 16 तो कितना होता है 28 और ऊपर क्या जाएगा 6 2 ज़ा 12 2 1 ज़ा 3 और 6 और 1 तो 2 9 1 192 तो 192 बाय 28 आ गया। ये क्या आ गया रेड्यूस्ड मास। तो 192 बाय 28 इंटू r² बराबर ये कितना 1.87 इंटू 10 का पावर माइनस कितना है 46। और ये तो अपने AMU में निकालें, AMU को क्या में कन्वर्ट कर देंगे उसमें केजी में। तो ये कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ इंटू 5/3 इंटू 10 का पावर -27 ये आएगा, तब हमारा R मीटर्स में आएगा। ठीक है, तो अब सबको उधर ले जाके सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे 1.87 इंटू 10 का पावर -46 इंटू 28 बाय 192 इंटू 3/5 और नीचे आ जाएगा क्या 10 का पावर -27 और फिर पूरे का क्या √, ये R का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको मेहनत करके आप लोग मशक्कत करके सॉल्व कीजिए, बताइए मेरे को वैल्यू क्या। द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग x एक्सिस बिटवीन 0 to a। तो x = 0 से x = a तक पार्टिकल मूव कर सकता है। Where a is nanometer dimensions, its energy can take certain specific value. The allowed energy of the particle moving in such restricted region correspond to formation of standing wave with nodes at x = 0 and x = a। मतलब यहां पर स्टैंडिंग वेव बनेंगे, उसी को करस्पॉन्ड कर रहा है एनर्जी। ठीक, तो आपको पता है अगर ये a लेंथ का स्ट्रिंग है, बोथ एंड टाइड है, तो सबसे जो फंडामेंटल नोड होता है वो होता है λ/2 का, दो नोड के बीच का दूरी। फिर दूसरा होता है 2 λ/2, तीसरा होता है 3 λ/2। तो यहाँ पर a बराबर क्या लिख सकते हैं n λ/2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है वेवलेंथ है ना, और लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो वेवलेंथ जो पार्टिकल का वो किससे रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब h/p। ठीक, उसके बाद क्या बोला है एनर्जी मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है p²/2m और n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी अपन ले सकते हैं, है ना। तो यूज द मॉडल डिस्क्राइब टू आंसर द फॉलोइंग। अलाउड एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, यानी n को अगर फिक्स रख दोगे तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो एनर्जी तो p² के प्रोपोर्शनल है,
तो पी स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। तो पी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, 1/λ स्क्वायर के। तो एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, 1/λ स्क्वायर के। और लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, ए के। तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/a स्क्वायर के। तो ए का पावर क्या आएगा, -2। तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में एक बात, बढ़े आगे। अगला, इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज इतना, ए इज इक्वल्स टू इतना, एनर्जी ऑफ इट इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब ई बराबर 1 पे क्या निकालना है, एनर्जी। फिर से बच्चों, ई बराबर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाय 2m। फिर ई बराबर लिखेंगे, पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को, एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बाय लैम्डा, और लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या आया था, एन लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, 2a बाय एन। तो यहाँ क्या डाल देते हैं, एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो ये पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, और बचा हुआ क्या है नीचे, 2m। तो पी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया बाय 2m। ये समझ में आई बात। ठीक, एन का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1। एन का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो क्योंकि ग्राउंड स्टेट बोला तो एन का वैल्यू 1 ले लो। तो ई बराबर क्या आया, एच स्क्वायर बाय 8a स्क्वायर m। अब वैल्यू अपने को क्या लेने बोला है, एच का 6.6 10 का पावर -34। क्या लेते हैं, 6.6 इंटू 10 का पावर -34 का होल स्क्वायर बाय 8 इंटू ए का वैल्यू क्या लेने बोला है, नैनोमीटर। तो 6.6 इंटू 10 का पावर -9 का स्क्वायर इंटू मास क्या लेने बोला है, 10 का पावर -30 kg। ठीक, इसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी आपका, ये आएगा बी ऑप्शन, 8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई और एन का कैसा रिलेशनशिप आया है, ई बराबर क्या आया है, रखते हैं। देखो, इसको 2m के कर सकते हैं बच्चों, मोमेंटम को 2m के, पी स्क्वायर को लिखा 2m के बाय 2m। तो एनर्जी तो डायरेक्टली किसके आ गया, के प्रोपोर्शनल आया ना, है ना, ये आया। और लैम्डा बराबर क्या था, h बाय पी था। और लैम्डा बराबर क्या था, 2a बाय, सॉरी, एन लैम्डा बाय 2 बराबर क्या था, a। तो लैम्डा बराबर क्या था, 2a बाय n। तो लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, 2a, सॉरी लिखा ना, 2a बाय n, लैम्डा की जगह लिखेंगे 2a बाय n बराबर h बाय p। तो p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, n के। p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया n के। और एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p स्क्वायर। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, n स्क्वायर के। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, n स्क्वायर के। और काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल रहती है, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो v किसके प्रोपोर्शनल आया, n के। तो क्या होगा, n। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, बात समझ में। पहले अपन तो डायरेक्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे हम लोग, डायरेक्ट क्या ले लेते थे, वो मॉडल अपना बोर मॉडल ले लेते थे। बोर मॉडल का इस्तेमाल थोड़ी करना है, ये वाले उसका इस्तेमाल करना है जो हम लोग को बना के दिया है। कौन सा, ये जो नया स्ट्रिंग वाला मॉडल है, मोड्स वाला, स्टैंडिंग वे वाला है, वो मॉडल लेना। तो स्टैंडिंग वे मॉडल के हिसाब से ही आए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर है, पक्का, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला, इन अ मिक्सचर ऑफ H और He प्लस गैस। अरे यार समय हो गया, कितना क्वेश्चन बचा, ये तो बचा है। तो सर आप ले लो फिर, ये एक पैराग्राफ बचा है बच्चों, और 2-3 ठोक और क्वेश्चन बचा है। ठीक है, दो नहीं, 2 पैराग्राफ बचा है और 2 क्वेश्चन बचा है, 2 पैराग्राफ और 2 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है, बना देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, माइक चल रहा है ना, देखना एक बार देख ले। हाँ, मिक्सचर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन और He प्लस गैस। He प्लस गैस सिंगली आयनाइज्ड है, He एटम। H and He plus ions are excited to their respective first excited states. Subsequently, H atoms transfer their total excitation energy to He plus ion by collision
assume that Bohr model of atom is exactly valid, the quantum number of the final state populated in He plus ion is. तो देखो He plus ion जो था ना वो ये He plus का लिख रहा हूं, कहां पे 2 पे है। He plus का इलेक्ट्रॉन अभी कहां पे 2 पे है, ठीक। और हाइड्रोजन का भी कहां पे, हाइड्रोजन भी अपने कौन से ऑर्बिट में, n बराबर 2 पे है, तो 1 से 2 पे गया है। तो जब ये टकराया तो कलीजन के कारण क्या हुआ, अपना जितना एक्साइटेशन एनर्जी था ना वो उतना उसको दे दिया, ठीक। तो 1 से 2 जो एक्साइटेशन एनर्जी होता होगा, 1 से 2 जो एक्साइटेशन एनर्जी होता होगा वो एनर्जी इसको मिला। अब ये 2 से कहां जाएगा ये अपने को देखना है। क्लियर बात, क्लियर। अब एक बात याद रखो, जब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रहा था, बुकलेट में क्वेश्चन था, जब मॉडर्न फिजिक्स अपन लोग पढ़ रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, केमिस्ट्री में, तो याद करो एक क्वेश्चन था उसमें ना ऐसी सैंपल दिया था खूब सारा, और हमको बोला था कि लिथियम अपने फलाने एक्साइटेड स्टेट में 5वें या कुछ में दे दिया था, और हीलियम अपने 3rd एक्साइटेड स्टेट में, और हाइड्रोजन अपने 4th एक्साइटेड स्टेट में, ऐसा दे दिया था। तो आपको बोला था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएगी गिनो। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल गिनते थे और सबको जोड़ते थे तो आंसर गलत आता था, क्योंकि कई लाइनें क्या होती हैं, ओवरलैप, ठीक। अगर वो कॉन्सेप्ट याद होगा तो ना आंसर डायरेक्ट आसानी से आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट याद होगा तो आसानी से आ जाएगा। कैसे, 1 से 2 जो डिफरेंस आता है एनर्जी का, 4 से 2 हीलियम के लिए वही होता है। 1 से 2 जो डिफरेंस आता है हीलियम का, हाइड्रोजन का, वो 4 से 2 डिफरेंस आता है हीलियम का, सेम होता है वो दोनों। क्लियर है, वो दोनों का एक ही लाइन होता है। तो ये 1 से 2 का एनर्जी जो दे दोगे तो 2 से कहां चले जाएगा 4 पे, तो ये आंसर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अपन वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में ये किसका रहता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब ये सेकंड ऑर्बिट में क्या रहेगा 13.6 बाय 4 रहता है, कितना रहेगा -3.4, तो ये आ गया 10.2, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको देंगे। अब आप हीलियम का निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी, ठीक। तो आप खुद देखोगे सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी रहेगा हीलियम का, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी हीलियम का क्या लिखेंगे E0 Z², तो क्या हो जाएगा 4/4, तो कितना होगा 13.6 होगा कि नहीं होगा। हीलियम का सेकंड ऑर्बिट 13.6 रहता है, हीलियम का चौथा का देख लो E0 Z²/16, तो क्या रहेगा E0/4, मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब जो सेकंड एनर्जी रहता है यानी -3.4, कितना रहेगा इसका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 दोगे तो ये कहां चले जाएगा फोर्थ में, क्या में चले जाएगा फोर्थ में, तो क्या बोलेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। ये इस वाले में ना आप लोग मॉडल, एटॉमिक मॉडल में कुछ कुछ चीजें, मतलब 1 से लेके 5 तक की एनर्जी, ये वैल्यू याद रखोगे तो आसान हो जाता है प्रॉब्लम बनाना। दूसरा ये याद रखना कि विजिबल कौन कौन सी लाइट होती है, तो विजिबल हमेशा जितना भी स्पेक्ट्रम देखोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विजिबल सिर्फ 4 केसेस में रहता है, 6 से 2 पाल्मर में, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, ये विजिबल रहता है 4, बाकी सब यूवी इंफ्रारेड ये सब रहता है। हरी बस में यूवी रहता है, लाइमन में पूरा यूवी रहता है, और इसमें विजिबल और वीबी यूवी और फिर इंफ्रारेड, इधर आगे क्या चले जाता है इंफ्रारेड। क्लियर है बात, बढ़े आगे, ये समझ में आया क्या बोला है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन द विजिबल रीजन ऑफ He+ आयंस आफ्टर कलिजन विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो कलिजन हो गया तो कहां चले गया 4 पे, तो हीलियम के कहां पे वो 4 पे, 4 3 2 और 1, ठीक है। तो अब हमको ये ट्रांजिशन गिनना है, किस ट्रांजिशन के लिए विजिबल के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा विजिबल के अंदर आएगा। तो अपन क्या मान लेते हैं 4 से 3 चेक कर लेते हैं विजिबल के रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 4 से 3 हीलियम का कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे Hc/λ बराबर E0 4 का Z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हीलियम के लिए लेने बोला है, और 1/9 - 1/16, तो ये आ जाएगा। Hc का वैल्यू क्या लेते हैं 1240, क्या ले लेते हैं 1240, और लैम्डा अपने को निकालना है, लैम्डा क्या में चलेगा नैनोमीटर में, 1240 लेते हैं नैनोमीटर में चलेगा, तो बढ़िया है। अपन यानी इसको -2 चढ़ा देंगे और इसको 650 या ऐसा कुछ ले लेंगे, ठीक है। तो 1240 अपन इसको लैम्डा लिख लेते हैं, ये बराबर आएगा कितने में
अच्छा एक, हाँ ठीक, तो E0 का वैल्यू कितना होता है 13.6 इंटू 4, और ये आ जाएगा बच्चों 144 और ऊपर 7। ठीक है, तो यहां से लामडा का वैल्यू निकल जाएगा, लामडा बराबर होगा 1240 इंटू 144 बाय 13.6 इंटू 4 इंटू 7। क्या आएगा, ये जो भी आंसर आएगा क्या में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। तो अपन इसको लिख लेते हैं 10 का पावर -9 आएगा अपने को, लेकिन क्या चाहिए -7 चाहिए, तो अपने को नीचे 100 एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, नीचे क्या कर देते हैं 100 मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करने से वैल्यू कितना आ रहा है निकालो। ठीक, कितना आएगा, कितना ही आएगा देखो 4.8, 10 का पावर -7 मीटर। तो ऑप्शन होगा ये सी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब एग्जैक्ट आ जा रहा है 4.8 इंटू 10 का पावर -7। अगला सवाल, काइनेटिक द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, n बराबर 2 पे जब है, तो अपने को पता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है Z²/n²। तो काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन का लिख लेते हैं, Z का वैल्यू क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 4। और काइनेटिक एनर्जी उसके लिए लिख लेते हैं हीलियम के लिए, He+ के लिए, तो क्या हो जाएगा Z का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ जाएगा 1। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1:4, तो क्या आएगा आंसर ये ऑप्शन, हाइड्रोजन टू हीलियम 1:4। ये समझ में आया। अगला सवाल क्या बोला है, द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इतना। अल्ट्रावायलेट रीजन का लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन इज इतना, कितना होगा। ठीक है, यूवी किस में आता है, खाली खाली लाइमन में आता है। खाली किस में आता है बच्चों, लाइमन में। और लाइमन में यूवी आता है, और क्या बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मिनिमम, तो जस्ट 2 से 1 के लिए होगा। तो अपन क्या लिखते हैं Hc लामडा कितना दिया है 122 बराबर E0, हाइड्रोजन है तो Z का स्क्वायर का वैल्यू 1, और शॉर्टेस्ट लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब जस्ट ऊपर से आएगा एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम। तो 2 से 1 मतलब 1 - 1/4, तो ये 3/4। तो E0 का वैल्यू कितना आ गया, E0/Hc का वैल्यू कितना आ गया 4/3 इंटू 122, ये आ गया 4/3 इंटू 122, ये आ गया। अब ये E0Hc का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हमको क्या पूछा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो आपको पता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहां पे आता है पाश्चन, इंफ्रारेड में क्या आएगा पाश्चन, पाश्चन वाले सब इंफ्रारेड। अब उसमें स्मॉलेस्ट बोला है मतलब एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, और पाश्चन में आता है 3 पे, तो इंफिनिटी से 3 पे आएगा तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं 1/λ बराबर E0/Hc, E0/Hc की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों 4/3 इंटू 122 और इंटू 1 क्या जगह 1/9, तो लामडा बराबर क्या आएगा 9 इंटू 3 इंटू 122/4। ठीक, तो 2 ये आ जाएगा 61, और 2 ये चले जाएगा 1.5, फिर मल्टीप्लाई कर देना तो इतना आ जाएगा 23। ऑप्शन डी, समझ में आ गया बात, पक्का क्लियर। नहीं तो ये तो शॉर्टेस्ट होगा ना, पूछा तो हमको शॉर्टेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट। हाँ तो 9999 से आएगा तो भी एक कुछ वैल्यू आएगा। तो पूछा हम लोग को तो वो है ना इंफ्रारेड का, उसके बाद तो इंफ्रारेड इंफ्रारेड चालू हो गया रेंज स्मॉलेस्ट से, उसके बाद तो बड़ा ही आएगा ना, जो दूसरे सीरीज होगा वो भी बड़ा आएगा। रेंज तो किसी का मैच नहीं करता, इसका मिनिमम से तो वो तो ओवर इसका मैक्सिमम से भी तो बड़ा है, उसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से भी बड़ा है, तो फिर गरम खत्म। बात समझ में, मिले आगे। अगला, इन हाइड्रोजन लाइक एटम Z बराबर 11 सोडियम, nth line of Lyman series has wavelength lambda equal to the de Broglie wavelength of electron in the level from which it is originated.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? हाइड्रोजन लाइक एटम है z बराबर 11, nth लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हैज वेवलेंथ लैम्डा। लिखते हैं बच्चों, 1 बाय लैम्डा बराबर क्या? रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं, E0 बाय एच सी लेते हैं यार, बार बार वैल्यू गलत आता है नहीं तो। E0 बाय एच सी 121, z का स्क्वायर 121, और nth है तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। ये आया इक्वेशन। अब आपको n का वैल्यू तभी निकलेगा जब हमको लैम्डा पता चल जाएगा। तब क्या पता चल जाएगा? लैम्डा। और लैम्डा के लिए हमको क्या बोला है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोला है? wavelength equal to d Broglie wavelength of electron in the level from which it is originated, from the level with जिसे ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब nth लेवल पे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो। तो अपने को पता है बच्चों एम वी आर बराबर एन एच बाय 2 पाई। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर बराबर एन एच बाय 2 पाई पी। एच बाई पी को क्या लिखेंगे? लैम्डा। तो आर बराबर क्या आएगा? एन लैम्डा बाय 2 पाई। क्या आएगा? एन लैम्डा बाय 2 पाई। तो लैम्डा की जगह आर भी आ रहा है ना, आर को हटाने का कोई तरीका? nth लाइन बोला है तो n प्लस 1 से आ रहा है, nth लाइन बोला है तो कहां से आ रहा है? n प्लस 1 से आ रहा है। गुड ऑब्जर्वेशन, ये सही बोल रहे हो। लैम्डा को क्या लिखूं? आर में तो E0 कुछ आता भी नहीं है। के जेड ई स्क्वायर बाय आर में आ जाएगा। आर को भी और अगला टर्म में लेते हैं, जेड वाले में, ठीक है। तो आर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? जेड बाय एन स्क्वायर बाय जेड बराबर क्या आया? एन लैम्डा बाय 2 पाई। 2 से 2, सॉरी ये जेड है, ये 2 नहीं है, ये क्या है? जेड। तो यहां से एक एन से एक एन कट गया। लैम्डा बराबर क्या आ रहा है? 2 पाई आर जीरो, 2 पाई आर जीरो बाय जेड एन, 2 पाई आर जीरो बाय जेड एन। कहां ऊपर बेटा? एन, एन नीचे नहीं आएगा, क्या आएगा? एन ऊपर आएगा। तो 2 पाई आर जीरो एन बाय जेड। ठीक, अब लैम्डा की जगह तो 1 बाय लैम्डा क्या हो जाएगा? जेड बाय 2 पाई आर जीरो एन बराबर एन भी नहीं, फिर कहां रहेगा? ये भी एन प्लस 1 ही होगा, ये भी क्या होगा? एन प्लस 1। ये हो जाएगा E0 जेड का स्क्वायर। तो ये 11 ही लिख देता हूं बच्चों, एक जेड से वो कट जाएगा तो इसको क्या लिख देता हूं? 11। और 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे एच सी आएगा, नीचे क्या आएगा? एच सी। अब सारी वैल्यू शायद अपने को पता है, अब सारी वैल्यू अपने को पता है। अब वैल्यू रख के मजा आएगा, वैल्यू निकालेंगे, बढ़िया बढ़िया खेलेंगे। अब देखते हैं, चलिए। तो ये क्या आएगा? 1 बाय 2 पाई। ये कितना होता था बच्चों? 0.529 इंटू 10 का पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉन्ग होता था, ठीक। ये n प्लस 1 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, n प्लस 1 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर क्या बचेगा? E0 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बाय एच सी 1240 ले लेते हैं। पहाड़ में जाए, नैनोमीटर में तो आएगा, तो क्या ले लेते हैं? 1240, ठीक। इसको एंगस्ट्रॉन्ग में ले लिए, लेकिन तो इसको भी एंगस्ट्रॉन्ग में लेना पड़ेगा, तो एक जीरो और जोड़ते हैं और 10 का पावर माइनस 10 हटा देते हैं। 10 का पावर माइनस 10 क्या करते हैं? हटा देते हैं, तो वही मतलब देगा, ठीक। ये अब ये ऊपर का भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अपना लोचा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। अब ये आया इंटू 11,
और n+1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा n+1 -1/n+1, ये आएगा। अब सब चीज को उधर ले जाते हैं, सब चीज को आराम से उधर ले जाते हैं, तो लिखते हैं 12400 12400, बाकी सब तो नीचे आएगा और कुछ ऊपर नहीं आएगा लग रहा है ना। 2 पाई 0.529, 2 पाई 0.529, 13.6 और 11 बराबर, इधर एलसीएम लेते हैं बच्चों, आप x ले लेते हैं, x-1/x ले लेते हैं, ठीक है। तो x² -1/, क्वाड्रेटिक बनाएंगे ना यार, क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक। ओ माय गॉड, अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों जल्दी से, है ना। तो देखो 2 से पहले उड़ाते हैं, 6 2 0 0, ये उड़ा, खत्म। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों 3.14। अब इसको लिखते हैं, क्या लिखूं इसको, 6200 बाय, अब ये सब को मल्टीप्लाई करना है बैठ के आराम से, ठीक है। तो और छोटा कर दूं क्या वैल्यू, 11 से उड़ा दूं, नहीं छोड़ो, मल्टीप्लाई करते हैं बैठ के, 529 इंटू 11 करते हैं, तो कितना आएगा 529, नहीं इसको नहीं करते, 11 से तो मल्टीप्लाई करना आसान है, 529 इंटू 3.14 करते हैं, तो कितना आएगा 9 4 अच्छा एक काम करते हैं, 0.529 को सबका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं, अपने क्या जा रहा है 0.529 को क्या ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 0.5, तो 13.6 इंटू 5 कितना होगा, 6 5 जा 30, 4 से उड़ा दूं, 4 से कैसे उड़ेगा बे, इतना नहीं बे, इतना नहीं वो करते, 6 5 30 लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा, 15 3 18, 5 एकम 5 और 1 6, तो ये कितना बनेगा 0.5 लिए ना, 0.5 है तो 6.8, कितना आया 6.8। अब 6.8 में क्या मल्टीप्लाई करना है 314, और नीचे क्या है 7 ले लो, 6.8 को आप क्या ले लिए 7, नया वैल्यू आ गया, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 9, 7 3 जा 21, तो ये आ गया 21.98, 22 ले लिए, इसको क्या ले लिए 22, ये पूरा किसको किया था मैं, हाँ तो 6200 बाय 22 इंटू 11 आ गया, वाह यार कितना आ गया 22 इंटू 11, बराबर क्या चल रहा है इधर, ठीक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखना पड़ेगा, x x है, हाँ हाँ। अब 6200 और इधर क्या है 22 इंटू 11, 2 11 जा 2 3100, कितना आएगा 3100, मन कर रहा है 11 3 जा काटने का, नहीं काटते लेकिन 3100 किसका स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पर क्या आया था, यहां पर x -1/x आया था ना, क्या आया था, उसको इस फॉर्म में कुछ लिख सकता हूं क्या, यहां मजा आ जाएगा लिखूंगा तो, उड़ाते हैं, उड़ाएंगे अब तो कुछ, अब मैं गुस्सा हो गया, अब उड़ाऊंगा देखो, 11 11 जगह था 121, तो 3100 और क्या आएगा 121, 121 2 जा 3 जा 2 जा कितना 242, बचेगा कितना 8 और 6, उतरेगा कितना 0, कितना जा 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 6, बचा कितना 75, पॉइंट लगा 750, 6 जा, नहीं 6 से बड़ा हो जाएगा, नहीं 6 जा से चले जाएगा, कितना जा चले जाएगा बच्चों 6 जा से, तो 6 जा नहीं 121 ऐड करो 680 में तो बड़ा हो जाएगा ना,
605 नहीं 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 होगा, 605 में 726 होगा है ना, तो नहीं होगा, तो 6 है 25.6, तो कितना है ये 25.6 बराबर x -1/x, क्या आया? ऑप्शन दिया है, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, n का वैल्यू तो होल नंबर ही हो सकता है ना, x का वैल्यू भी होल नंबर होगा, आ रही बात समझ में? तो सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, और क्या सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर 1 माइनस कर देंगे, ठीक है? तो देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर -25.6x +1 बराबर 0, या -b प्लस और माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, या मल्टीप्लाई करने से 1 आना है। देखो तो कैसे सॉल्व किया है, अपन सही भी जा रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मजा नहीं आ जाएगा। वो पक्का कुछ ऐसा छेड़छाड़ किया होगा कि वैल्यू एकदम आसान हो जा रहा होगा। तोड़ दिया, मैं तोड़ दिया, कहाँ है बेहतर है तो ये, हाँ तो जूम क्यों करा यार, आँख अंधा हो जाएगा आदमी। हाँ वैसे ही किया है बच्चों, r बराबर n+1 का स्क्वायर 11/r0 लिया है, ये देखो वही सब्स्टिट्यूट किया, 11/2 r0 r का स्क्वायर n इंटू n+2, फिर ये n+1 का इक्वेशन बना है बड़ा सा, वही 0.529 और वही सब डाला है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है और n को क्या किया है, सॉल्व किया। फाइनल आंसर देखो 24, बहुत जबरदस्त, ठीक है? तो बच्चों आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना जा रहा है 23, तो हमको तो x नहीं कितना रहा है 25, कितना रहा है 25, लगभग कितना आ रहा है 25, तो 25 आ रहा है, तो x 25 बराबर क्या रहना चाहिए n+1, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 24, उसका आंसर क्या होगा 24।